नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर महासंग्राम 2024 में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बालोतरा से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी को जान से मारने की धमकी मिली है। धरने के दौरान रविंद्र सिंह भाटी संबोधित कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक इसी दौरान सोशल मीडिया लाइव के दौरान ये धमकी दी गई और धमकी देने वाले का नाम जो है वो दिखाई दिया है रोहित गोदारा। लिखा है, भाटी को सुधरने की हिदायत देते हुए जान से मारने की धमकी दी गई कि चुनाव परिणाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी थोड़े दिनों का ही मेहमान है, अगर समय रहते नहीं सुधरा तो। रोहित गोदारा कपूरी सर के इस हैंडल से धमकी दी गई है। सोशल मीडिया लाइव के दौरान यह धमकी दी गई। इससे पहले आपको बता दें कि रविंद्र सिंह भाटी धरने को संबोधित कर रहे थे, अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे थे। उनका सोशल मीडिया पर लाइव चल रहा था और इसी लाइव के दौरान एक कमेंट रोहित गोदारा कपूरी सर के नाम से आया, जिसमें लिखा कि चुनाव परिणाम चाहे कुछ ही हो, रविंद्र सिंह भाटी कुछ ही दिनों का मेहमान है और अगर समय रहते नहीं सुधरा तो ये बड़ी जानकारी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बालोतरा से ये बड़ी जानकारी आ रही है। दो अलग अलग तस्वीरें, एक तस्वीर जो है वो भाटी के संबोधन की तस्वीर है और दूसरी जो तस्वीर है वो लाइव के दौरान जो धमकी दी गई उसकी तस्वीर है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रेमदान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, क्या जानकारी, रविंद्र सिंह भाटी को एक धमकी दी गई है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये धमकी लिखी गई है। रोहित गोदारा नाम के जो हैंडल है फेसबुक का, उसके ऊपर इसकी धमकी दी गई है, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी आज अपने कल जो मतदान हुआ है उसके ऊपर आरोप था, कुछ कार्यकर्ताओं के ऊपर, उसको लेकर के बाड़मेर बालोतरा पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाद धरने पर बैठे थे। उसी मामले को लेकर के जिस दौरान कोई लाइव कर रहा था, उसी लाइव के दौरान ये धमकी आई है। हालांकि इस पूरे मामले को पुलिस ने प्रश्न ज्ञान लिया है और जिस हैंडल से आई है उसकी आईपी एड्रेस की तलाश की जा रही है, ताकि कौन व्यक्ति है जिसने इस तरीके के कृत्य किया। क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा जो है आपसी भाईचारे के लिए जाना जाता है। यहाँ पर चुनावी जो खटास पैदा हुई है उसी को लेकर के इस तरीके की चीजें कमेंट आ रहे हैं। हालांकि ये देखा जाना जरूरी है कि यह कौन है रोहित गोदारा जिसके द्वारा इस तरीके की रविंद्र सिंह भाटी ने इस पर कोई रिएक्शन दिया है? उनकी तरफ से कोई शिकायत पुलिस को दी गई है? क्योंकि आज ही जो धरना समाप्त हुआ उसमें पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि तमाम जो शिकायतें आएंगी उस पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगा। जी, हालांकि पुलिस तक ये मामला पहुंच चुका है, क्योंकि जानकारी दे दी गई कि इस तरीके कोई है जिसके पास जांच पड़ताल की जाए। क्योंकि अभी पहले कुछ दिन पहले जो पूर्व विधायक अमीन खान को भी इसी तरीके की धमकी दी थी। वो स्थानीय लड़का था जिसको कुछ ही घंटों में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तो ऐसे में इसको ऊपर भी आईटी की टीम लग चुकी है पुलिस की, और जल्द ही इसका खुलासा किया जाएगा कि कौन है, किस हैंडल से हुआ है और इस हैंडल को संचालन करने वाला व्यक्ति कौन है। बिल्कुल प्रेमदान, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के 2 चरण पूरे हो गए हैं और पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी 2019 के मुकाबले करीब 6% वोटिंग कम हुई है। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर तो वोटिंग करीब 8% तक कम रही है 2019 के मुकाबले। सवाल यह है कि क्या कहता है दूसरे चरण का वोटिंग पैटर्न, और देश की अब तक जिन 190 सीटों पर वोटिंग हुई उन पर किसका पलड़ा भारी है? यह खास रिपोर्ट देखिए। दूसरे फेज में 1206 प्रत्याशियों की किस्मत जनता जनार्दन ने ईवीएम में लॉक कर दी है। पलड़ा किसका भारी होगा? एनडीए बाजी मारेगा या इंडिया गठबंधन की जय जय होगी? फैसला अब 4 जून को आएगा। 2 चरण के चुनाव में 190 सीटों का अब तक का गणित क्या कहता है? मतदान के आंकड़े कौन सी कहानी बयां करते हैं और 1/3 सीटों पर जनता ने किसे किया है कबूल और किससे कर लिया है किनारा? वोट किसका घट रहा है, किसका बढ़ रहा है? इसकी पूरी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। इस महापर्व का मैं समझता हूं प्रधानमंत्री
तीसरी बार चुनने का देश की जनता, प्रदेश की जनता मन बना चुकी है। 400 के पार करने वाली है और जोधपुर में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। दूसरे फेज में केरल की सभी 20 सीटों पर, राजस्थान की 13 सीटों पर, कर्नाटक में 14 सीटों पर, महाराष्ट्र की 8 सीटों पर, उत्तर प्रदेश में 8, मध्य प्रदेश की 6, असम की 5, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 3, पश्चिम बंगाल की 3, त्रिपुरा 1, जम्मू कश्मीर 1 और मणिपुर की 1 सीट पर भी मतदान हुआ। पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में वोटर ज्यादा जोश में दिखे। पोलिंग बूथ पर लंबी लंबी कतारें दिखी, लेकिन ये कतारें किसके समर्थन में उतरी और ईवीएम का बटन किसके लिए दबाया, इसके लिए 4 जून तक का इंतजार करना होगा। अभी तो दावे ही दावे हैं, हर एक पार्टी की जीत के अपने अपने दावे हैं। दूसरे फेज की कुल 88 सीटों में से बीजेपी 70 सीटों पर ताल ठोक रही है। कांग्रेस भी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। शिवसेना 3 सीटों, शिवसेना यूबीटी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। सीपीएम ने 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। बहुजन समाज पार्टी ने 74 सीटों पर प्रत्याशी खड़े किए हैं। जनता दल यूनाइटेड ने 5 सीटों पर कैंडिडेट्स उतारे हैं। मिशन 370 के लिए बीजेपी का फोकस साउथ की सीटों पर है। इनमें केरल और कर्नाटक खास हैं। केरल में बीजेपी ने 10 या उससे ज्यादा सीटें जीत ली तो जाहिर तौर पर उसका वोट शेयर बढ़ेगा। इधर उत्तर भारत में बीजेपी सैचुरेशन पॉइंट पर है और कर्नाटक में भी बीजेपी 2019 के शानदार प्रदर्शन को दोहराना चाहेगी। पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन सिर्फ कागज पर है, क्योंकि मुकाबला बीजेपी बनाम टीएमसी है और यहां वोटिंग का परसेंट भी दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा है। आप प्रधानमंत्री के भाषण देखते हो, घबराए हुए हैं। शायद कुछ ही दिनों में स्टेज पे आंसू निकल आए। तमाम एक्सपर्ट जो कहते हैं वो ये कि ज्यादा मतदान भी परिवर्तन के लिए होता है और बहुत कम मतदान भी परिवर्तन के लिए होता है। लिहाजा दूसरे चरण में वोटिंग का परसेंटेज देखने से पहले पिछला रिकॉर्ड देखना जरूरी है। 2014 के चुनाव में दूसरे दौर में 67.3% वोटिंग हुई थी। 2019 के चुनाव में 70.1% मतदान हुआ था और 2024 में 61% मतदान हुआ। 88 सीटों पर हुए मतदान का अगले चरण पर क्या असर होता है, फिलहाल ये बताना असंभव है। बहरहाल चुनावी संग्राम सीटों को देखें तो बहुत दूरी तय कर चुका है, लेकिन फेज के हिसाब से अभी आधे रास्ते भी नहीं पहुंचा। लिहाजा 4 जून के इंतजार के अलावा पक्ष विपक्ष की बस दलीलें हैं, जिनकी जीत के अपने अपने दावे हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में जहां वोटिंग हुई वहां बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है। 2019 के चुनाव में इन 88 में से 50 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों को जीत मिली थी, जबकि 8 सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के सहयोगी दलों के उम्मीदवार जीते थे। इंडिया गठबंधन की अगुवाई कर रही कांग्रेस ने 21 सीटें जीती थी और अन्य के खाते में 9 सीटें आई थी। फाइट टाइट है और फैसला ईवीएम में कैद है। 4 जून को 400 पार होगा या रिजल्ट कुछ और होगा, बस इसी का इंतजार है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस चुनाव समिति की आज बैठक होने जा रही है। अमेठी रायबरेली के उम्मीदवारों पर इस बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राहुल गांधी और प्रियंका के टिकट पर मुहर लग सकती है। अमेठी से प्रियंका गांधी को टिकट का सुझाव है। रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं, इसकी चर्चा है और सीईसी की बैठक में ये बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सीईसी की बैठक को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं और सीईसी की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला हो सकता है। आज कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक है। आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आ रही है वो ये कि अमेठी और रायबरेली के उम्मीदवारों पर सीईसी की बैठक में फैसला होना है। राहुल प्रियंका के टिकट पर इसमें मुहर लगनी है। अमेठी से प्रियंका गांधी को टिकट का सुझाव दिया गया है तो रायबरेली से राहुल को लड़वाने की चर्चा है। सीईसी की बैठक में दोनों पर बड़ा फैसला हो सकता है। तो
साथ ही आपको बता दें कि गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अमेठी और रायबरेली पर उम्मीदवार का फैसला कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति जल्द करेगी और सीईसी की बैठक आज होने जा रही है। कांग्रेस की चुनाव समिति की आज बैठक है। माना यह जा रहा है कि इस बैठक के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि अमेठी और रायबरेली से क्या राहुल प्रियंका लड़ेंगे या नहीं। देखो, वायनाड में वहां पर की लोगों की डिमांड थी, लोग पूछे वो गए। जनता कहाँ पूछती है वहां लीडर जाते रहता है। अब एक बार कितने बार वाजपेयी साहब बदले कॉन्स्टिट्यूंसी मालूम है? कितने बार आडवाणी साहब ने बदले मालूम है? तो ये देखो, दूसरों के तरफ भी उंगली करना, पहले तो तुम एक उंगली मैं आपके तरफ कर रहा हूं लेकिन 4 उंगली मेरे तरफ है। तो पहले जो वो लोग ऐसी चीजें किए, हम यहां पर लोगों के डिमांड के वजह से वहां भेजे। अब आगे की बात है, थोड़े दिन ठहरो और रायबरेली और अमेठी में कौन से कैंडिडेट आएंगे, क्योंकि मेरे को तो साइन करके भेजना पड़ता ना। तो मैं देख के ही मैं आपको बोलूंगा ये कैंडिडेट हमारा है तो डाल रहे हैं। तो वहीं देश की हाई प्रोफाइल अमेठी सीट पर स्मृति ईरानी सोमवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगी। उससे पहले मौजूदा सांसद और केंद्रीय मंत्री कल अयोध्या में रामलला के दरबार पहुंचेंगी। स्मृति ईरानी रामलला का यहां पर दर्शन करेंगी और इसके बाद वापस अमेठी लौट जाएंगी। जिले के सभी प्रमुख मंदिरों पर माथा टेकने के लिए भी जाएंगे। आपको बता दें कि अमेठी संसदीय क्षेत्र अयोध्या से सटा हुआ है और ऐसे में राम मंदिर का यहां पर बड़ा प्रभाव माना जा रहा है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से सटी अमेठी से तीसरी बार अपना नामांकन पत्र भरेंगी सांसद स्मृति ईरानी। उससे पहले अयोध्या पहुंचकर प्रभु श्री राम का दर्शन पूजन करेंगी, फिर अमेठी के विभिन्न सिद्धपीठ मंदिरों में पहुंचकर मत्था टेकेंगी। सोमवार को गौरीगंज स्थित अपने आवास पर हवन पूजन के बाद अमेठी सांसद स्मृति ईरानी कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। पप्पू पांडे, न्यूज़ 18, अमेठी। और वहीं आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके बीजेपी और पीएम मोदी से सवाल किए हैं, जिस पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जबरदस्त पलटवार किया है। दोनों नेताओं के बीच ये वॉर सोशल मीडिया साइट एक्स पर लगातार चल रही है। दो 2024 की लड़ाई सोशल मीडिया पर छाई। एक तरफ नेता रैलियों के जरिए सियासी वार पलटवार कर रहे हैं, दूसरी ओर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी एक दूसरे पर निशाना साधने और अपनी बात रखने का माध्यम बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कांग्रेस के मैनिफेस्टो और इंडिया अलायंस की सोच पर लगातार प्रहार जारी है। पीएम ने शुक्रवार को बिहार के अररिया और मुंगेर में रैली की और आरजेडी कांग्रेस गठबंधन पर जबरदस्त हमला बोलते हुए ओबीसी के आरक्षण में सेंधमारी की साजिश का आरोप लगा दिया कि ओबीसी समाज का जो 27% का आरक्षण था, उसका बहुत बड़ा हिस्सा उन्होंने धर्म के नाम पर दे दिया। ओबीसी समाज का आरक्षण उन्होंने काट दिया। अब यही काम वो पूरे देश में करना चाहती है। प्रधानमंत्री के हमले के एक दिन बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट लिखकर बीजेपी और पीएम से कुछ सवाल पूछे। लालू प्रसाद ने लिखा है कि बीजेपी को बाबा साहेब के संविधान से नफरत क्यों है? संविधान क्यों खत्म करना चाहती है बीजेपी? दलितों पिछड़ों का आरक्षण क्यों खत्म करना चाहती है? पिछड़ों वंचितों की नौकरी क्यों खत्म करना चाहती है? जवाब दे। लालू प्रसाद के सवाल पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने करारा जवाब दिया। सम्राट चौधरी ने भी सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट लिखकर ही लालू प्रसाद को जवाब दिया है। सम्राट चौधरी ने लिखा है कि लालू जी जब संविधान को दरकिनार कर मनमोहन सिंह गरीब दलितों की संपत्ति पर मुसलमानों का पहला हक बता रहे थे तो आप कहां थे?
जब संविधान के पन्नों पर उकेरे प्रभु श्री राम को सैकड़ों सालों तक टेंट में रखा गया था, तो आप कहां थे? यही नहीं, सम्राट चौधरी ने अपने पोस्ट में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पर आगे और तीखा हमला किया। सम्राट चौधरी ने लिखा है कि नौकरी के लिए गरीबों की जमीन लूटने वाले हमें न बताएं कि संविधान की रक्षा कैसे की जाती है। जब तक देश में नरेंद्र मोदी जी हैं, कोई संविधान को नहीं बदल सकता। 2015 के विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद ने प्रचार के दौरान आरक्षण के मुद्दे को खूब भुनाया था। एक बार फिर सोशल साइट एक्स पर पोस्ट लिखकर वैसी ही कोशिश की गई है, लेकिन सम्राट चौधरी ने उनको उसी भाषा में जवाब दिया, साथ में ये कहते हुए कि जब तक देश में नरेंद्र मोदी जी हैं, कोई संविधान को नहीं बदल सकता। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं लोकसभा चुनाव की लड़ाई एनडीए के लिए साख की लड़ाई है, क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री मोदी ने 400 पार का टारगेट सेट किया, जबकि इंडिया गठबंधन कह रहा है कि एनडीए 150 सीटों पर सिमट कर रह जाएगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के इन दावों की कहानी उन मुद्दों में छिपी है जो इस वक्त चुनाव के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस उनके चरणों में देने का मन बना करके बैठी है। अब जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। शाही परिवार के शाहजादे बढ़ चढ़ करके कह रहे हैं, अब आपकी संपत्ति का एक्सरे होगा, एक्सरे। लोकतंत्र के महासमर का ये बदला हुआ मौसम है। गर्मी का पारा चढ़ रहा है तो सियासत उसके समानांतर चल रही है। दूसरा चरण आते आते ध्रुवीकरण के मुद्दों ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि पारंपरिक मुद्दे पिछड़ गए हैं और चुनाव नए मुद्दों की प्रयोगशाला बन गया। ओवैसी कोटे में मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा भी ऐसा ही है, जिस पर कांग्रेस बुरी तरह से घिरी हुई है। कांग्रेस पहले से ही आधार बना रही थी कि ये प्रकारेण मुस्लिम को एससी अनुसूचित जाति घोषित कर मुसलमानों को एससी आरक्षण की वैधता दिला दी जाए। कांग्रेस की एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों पर डाका डालने की यह आदत बहुत पुरानी है। ओवैसी कोटे में मुस्लिम आरक्षण की कहानी का सिरा कर्नाटक की कांग्रेस सरकार से जुड़ा है, इसलिए बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। आपको याद होगा, पहले चरण की कहानी में परिवारवाद का मुद्दा भी सियासत की धुरी के इर्द गिर्द घूम रहा था, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखी बातों को आधार बनाया तो चुनाव में और तपिश आ गई। कांग्रेस इन सभी ओबीसी जातियों से उनका हिस्सा छीनकर अपने चहेते वोट बैंक को मजबूत करने के लिए उनके चरणों में देने का मन बना करके बैठी है। बीजेपी ने इस मुद्दे को ऐसे ही हवा नहीं दी थी। पीएम मोदी ने राहुल गांधी के उस बयान को भी टारगेट किया था, जिसमें वो संपत्ति के एक्सरे की बात कर रहे थे। अब जैसे ही मैंने ये देश के एक्सरे की बात की, वो नरेंद्र मोदी कांपने लग गया। जैसे ही मेरे, उसकी आदत है, जैसे उसको डर लगता है ना, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। इसी दौरान पीएम मोदी ने मुद्दों को नया ट्विस्ट दिया और कांग्रेस के मैनिफेस्टो का ही हवाला देकर मंगलसूत्र से लेकर कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण वाली राजनीति पर पूरी पार्टी को घेर लिया। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। लेकिन विपक्ष भी दांव पर दांव चल रहा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, एआईएमआईएम हर मुद्दे की काट तलाश रहे हैं। मैनिफेस्टो आपको अच्छा लगा? आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री पैनिक कर गए। हाँ, बिल्कुल हिल गए, घबरा गए। क्रांतिकारी मैनिफेस्टो, वो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश और देश के माहौल को बदलने जा रही है। आज गाजियाबाद में बैठे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी को गाजियाबाद से लेकर के गाजीपुर तक
इंडिया गठबंधन सफाया करने का काम करेगा। जाहिर है अब तीसरे चरण के मतदान से पहले ये मुद्दे अब और जोर पकड़ेंगे, क्योंकि विपक्ष के सामने सवाल सत्ता में आने का है तो सत्ता पक्ष के सामने अपने लक्ष्य को और बड़ा करने का। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है सूत्रों के हवाले से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सलमान खान के फायरिंग से जुड़ी बड़ी जानकारी। गैंगस्टर लॉरेंस को कस्टडी में मुंबई पुलिस लेगी। गुजरात के साबरमती जेल में फिलहाल गैंगस्टर लॉरेंस बंद है। लॉरेंस की कस्टडी से पहले पूरी कानूनी प्रक्रिया की जा रही है और 4 आरोपियों समेत लॉरेंस और अनमोल पर भी मकोका लगाया गया है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त की सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी खबर है। तो सलमान खान के घर पर फायरिंग से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको बता दें। अब लॉरेंस से पूछताछ की जाएगी। लॉरेंस अनमोल पर मकोका लगाने की जानकारी सामने आई है। वहीं अजमेर के विजयनगर से बड़ी खबर आ रही है। एक ट्रेलर में भीषण आग लगने की जानकारी इस वक्त आ रही है। वेल्डिंग के दौरान अचानक से आग लगी और ट्रेलर में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। दमकल ने पहुंचकर हालांकि आग पर काबू पा लिया। अच्छी खबर यह कि विजयनगर 26 मील चौराहे के नजदीक ट्रेलर में आग लगी थी, जिस पर अब काबू पा लिया गया है। सर्विस लाइन में दरअसल ये ट्रेलर खड़ा था और इसमें वेल्डिंग का काम हो रहा था। इसी की वजह से अचानक से इस आग पकड़ी और भीलवाड़ा की ओर मार्बल से भरा हुआ ट्रेलर जा रहा था। आग से अफरा तफरी देखी गई। नगर पालिका की